तो ये नदी आपके टिहरी नामक जगह पर मिलती है। आपको याद रखना है, भीलांगना नदी कहाँ मिलती है? टिहरी। यहाँ पर इन दोनों के संगम पे बहुत बड़ा आपका एक बांध बना है जिसको हम टिहरी बांध के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में या फिर गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। वो नदियां कहाँ से निकलती हैं, फिर कहाँ पर गंगा से मिलती हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती है और किस राज्य से होकर वो बांग्लादेश में जाती है। ये पूरी जो स्टोरी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है उसको यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक गंगा नदी तंत्र के पहले के जो वीडियो हैं, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हो चाहे सिंधु नदी तंत्र का है, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एमपीपीएससी प्री के दृष्टि से। हर बार नदियों से 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। तो आपको पेपर को ध्यान में रखते हुए या फिर प्री को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर जो गंगा नदी जहाँ से निकलती है, फिर उसके बाद बांग्लादेश से होकर के वो बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा जो डेल्टा बनाती है जिसको बोलते हैं आपके सुंदरवन का डेल्टा, वहां तक का पूरा हमने यहाँ पर बनाया है। और फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे कौन सी यहाँ पर जो है तो आपकी इसकी सहायक नदियां हैं, और क्या जब गंगोत्री हिमालय से निकलने के बाद ही गंगा नाम होता है या फिर बाद में उसमें अन्य नदियों के मिलने के बाद यहाँ पर गंगा का नाम गंगा पड़ता है, कैसे इसका नाम गंगा पड़ता है, ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गंगा नदी के उद्गम स्थल को देखते हैं, कहाँ से ये निकलती है, इसका ओरिजिन कहाँ पे है। तो गंगा नदी का जो ओरिजिन है वो है गंगोत्री ग्लेशियर या फिर गोमुख से जो है तो आपकी गंगा निकलती है। और ये है कहाँ पर जो गोमुख है गंगोत्री ग्लेशियर, तो ये यूके यूनाइटेड किंगडम आपको नहीं समझना है, ये है आपका उत्तराखंड। यानी कि गंगा कहाँ से निकलती है? आपके उत्तराखंड के गोमुख या फिर आपका यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। और फिर गंगा नदी आपके उत्तराखंड में प्रवाहित होती है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में जाती है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में फरक्का डैम इस पर आपके बना हुआ है, फरक्का डैम से फिर जो है तो आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर बांग्लादेश से आगे जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, गिरती है वहां पर। तो ये आपके गंगा नदी का उद्गम और यहाँ पर इसका अवसान या हम कहें जहां पर समुद्र से मिलती है वो स्थल हो गया। अब यहाँ पर हम इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। तो जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ पर गंगा नदी नहीं निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है भागीरथी। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो भागीरथी नदी यहाँ से जो है तो निकलती है। ठीक, पौराणिक इसके कथाएं हैं कि जो भागीरथी का उद्गम है वो भगवान शंकर के जटाओं से हुआ है, तो इसलिए इसका नाम जो है यहाँ पर। और ये जो भागीरथी इसका इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पर एक राजा थे भगीरथ, उनके वजह से जो है तो नदी यहाँ पर आई थी। तो भागीरथी नदी जो है यहाँ पर आपके निकलती कहाँ से? तो गंगोत्री ग्लेशियर से ये नदी आपके निकलती है और इसका नाम होता है यहाँ पर भागीरथी नदी। ठीक, इसमें जब भागीरथी नदी आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो इसमें झाला एक जगह है उत्तराखंड में, एक जगह है आपके उत्तराखंड में झाला, यहाँ से एक नदी इसमें आकर के मिलती है जिसका नाम होता है सिया गंगा। तो आपको सबसे पहली नदी जो इसमें मिलती है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी होती है वो होती है झाला नदी, जिसका नाम झाला से निकलने वाली नदी जिसका नाम होता है सिया गंगा। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आपको एक नदी और मिलती हुई दिखाई देगी और उसका नाम होता है यहाँ पर आपके भीलांगना। क्या नाम है उसका? भीलांगना। ये भी कहाँ से निकलती है? तो ये भी उत्तराखंड से निकलती है आपके भीलांगना नदी। और ये गंगा में आकर के मिलती कहाँ पर है? तो ये टिहरी नामक जगह पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है आपके ये? तो ये नदी आपके टिहरी नामक जगह पर मिलती है। आपको याद रखना है, भीलांगना नदी कहाँ मिलती है? टिहरी। यहाँ पर इन दोनों के संगम पे बहुत बड़ा आपका एक बांध बना है जिसको हम टिहरी बांध के नाम से जानते हैं। इस नदी से भागीरथी से मिलती है और भागीरथी और भीलांगना दोनों का जो संगम है टिहरी में होता है और यहीं पर एक बांध बना है आपके जिसका नाम है टिहरी बांध। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 नदियां देखी, एक तो सिया गंगा और एक कौन सी देखी हम लोगों ने यहाँ पर? तो भीलांगना नदी देखी। अब इसके बाद
इसका पूरे तरीके से जब नाम परिवर्तित हो जाता है, एक ऐसी नदी इसमें आकर के मिलती है और उस नदी का नाम होता है अलकनंदा। इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम होता है अलकनंदा। और ये नदी कहाँ पर मिलती है? ये नदी आपके देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में आकर के मिलती है। आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि अलकनंदा नदी आपके भागीरथी से कहाँ पर मिलती है? भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। एमपीपीएससी या अन्य परीक्षाओं में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कि देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां आपस में मिलती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि देवप्रयाग में जो दो नदियां मिलती हैं, एक है आपका अलकनंदा और एक का नाम है यहाँ पर आपके भागीरथी। तो दो नदियां आपके कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। और जैसे ही देवप्रयाग में आपकी ये दोनों नदियां मिलती हैं, उसके बाद जो धारा इन दोनों से मिलकर के आगे बहती है उसका नाम हो जाता है गंगा। उसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। तो आपको ध्यान रखना है गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है? तो गंगा नदी आपके अलकनंदा और आपके भागीरथी इन दो नदियों के मिलने से। कहां पर मिलने से? तो देवप्रयाग में मिलने से आपके गंगा का निर्माण होता है। जब गंगा नदी या हम कहें कि भागीरथी आगे अलकनंदा से मिल करके गंगा बनती है। गंगा नदी पहले तो पहाड़ी क्षेत्रों में सकरी घाटियों में प्रवाहित होती है, लेकिन हरिद्वार के पास में आकर के, जब ये उत्तराखंड के हरिद्वार में पवित्र शहर है हमारा जो, जब वो हरिद्वार में आती है आपकी, तो यहाँ पर ये मैदानी भागों में बहने लगती है। कहाँ बहने लगती है? मैदानी भागों में। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि गंगा नदी कहां पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो आपको ध्यान देना है आपकी जो गंगा नदी है वो हरिद्वार में। कहां पर? हरिद्वार। हरिद्वार में आपकी जो गंगा नदी है वो मैदान में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? मैदान, यानी कि समतल क्षेत्र में प्रवेश करती है। पूरा प्लेन एरिया होता है। उसके पहले तक, ये हरिद्वार के पहले तक जो आपकी गंगा नदी है वो कैसे? सकरी घाटियों में आपकी पूरी नैरो वैली में प्रवाहित होती थी, यानी कि दोनों तरफ से पहाड़ी क्षेत्र हैं, बीच से पतले से रास्ते से जो है तो आपकी नदी प्रवाहित होती थी। लेकिन जैसे हरिद्वार में पहुंचती है, यहाँ से वो बहुत बड़े मैदान में जो तो विशाल मैदान में प्रवाहित होने लगती है। तो आपको याद रखना है हरिद्वार में आकर के मैदान में प्रवाहित होती है। और फिर उसके बाद आगे चलते हुए 310 किलोमीटर की दूरी तय करके, या फिर 310 किलोमीटर तक ये प्रवाहित होकर के, बह करके उत्तराखंड से आगे निकलती है। तो अगर आपसे हालांकि पूछा नहीं जाएगा, फिर भी उत्तराखंड में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है आपकी गंगा नदी? तो 310 किलोमीटर। फिर उसके बाद किस राज्य में आ जाती है? तो उसके बाद आपको याद रखना है फिर उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। फिर कहाँ प्रवाहित होती है? उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रवाहित होती, सबसे ज्यादा इसकी जो प्रवाह क्षेत्र है, इसका फ्लड एरिया है, वो सबसे ज्यादा यहीं पर है। इसका आपका 1140 किलोमीटर। कितना है? 1140 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है गंगा नदी का सबसे बड़ा जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, 1140 किलोमीटर। फिर उसके बाद गंगा नदी आपके आगे बिहार में आ जाती है। कहां आती है? ये राज्य में बता रहा हूं, क्रम से कहां कहां जाती है वो आपको ध्यान देना है। फिर बिहार में आती है, 455 किलोमीटर। कितनी प्रवाहित होती है बिहार में? 455 किलोमीटर प्रवाहित होती है। फिर बिहार से आगे पश्चिम बंगाल में जाती है। कहां जाती है? पश्चिम बंगाल में। और यहां पर 520 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कितना प्रवाहित होती है? 520 किलोमीटर। फिर पश्चिम बंगाल में इस पे आपके एक डैम बना है जिसका नाम है फरक्का डैम। और यहीं से इसके बाद पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक जगह से आपके ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसका जो नाम होता है वो पद्मा हो जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। कल जब हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था किसको? जो पद्मा नदी है वो आगे जा करके किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। किस नाम से? तो पद्मा नाम से मिलती है, जो कि गंगा का ही नाम होता है। तो इस तरीके से ये फरक्का नामक जगह से आगे जा करके कहाँ चली जाती है? आगे जाकर के ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और फिर बांग्लादेश के बाद ये नदी आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये अपना जो माउथ है या मुहाना कहाँ बनाती है, या जो तो डेल्टा जो ये निर्माण करती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से
पहले ये जो डेल्टा का निर्माण करती है। और किस नदी के साथ मिलकर के करती है, तो इस एक बहुत बड़ी नदी है जिसका नाम है आपके ब्रह्मपुत्र। किस नदी के साथ मिलकर के करती है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर के एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा का नाम होता है सुंदरबन का डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है तो नदी डेल्टा होता है। दो नदियां मिलकर के बनाती हैं आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम इसकी अन्य सहायक नदियों को देखते हैं। अभी तक हम जो सहायक नदियां देख रहे थे वो कुछ ही जो है जो नदियां हैं वो जो कि गंगा में नहीं, गंगा के बनने के बाद ये नदियां इसमें नहीं मिलती, ये सभी पहले की हैं। गंगा बनने से पहले की नदियां हैं ये सारी, भागीरथी, भिलांगना, अलकनंदा, है ना, झाला। क्योंकि झाला और भिलांगना तो किससे मिल रही थी, भागीरथी से। तो आगे हम यहाँ पर इनके साथ ही साथ और देखेंगे कि गंगा की और सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें आपके दोनों तरफ की नदियां हैं, दाहिने यानी कि राइट साइड और बाएं यानी कि लेफ्ट साइड। तो दाहिने और बाएं दोनों तरफ से, लेफ्ट एंड राइट साइड से मिलने वाली नदियां हैं। तो जो ये आपके ऊपर बनी हुई नदियां हैं जो इधर से आ रही हैं, ये सारी नदियां हैं आपके यहाँ पर लेफ्ट साइड से मिलने वाली, लेफ्ट साइड, ठीक, या फिर बाएं तरफ से। कहां से, बाएं तरफ से, ठीक। ये सारी नदियां कहां से मिल रही हैं, गंगा नदी में बाएं तरफ से। और दो नदियां हैं, हालांकि और हैं छोटी छोटी, पर मुख्य दो नदियां हैं आपकी यहां पर। एक तो है यमुना और एक है सोन। ये दोनों नदियां कहां से मिलती हैं, दाएं तरफ से, ठीक, दाएं तरफ से। तो ये सारी नदियां बाएं तरफ से हैं यहां तक, और ये सारी नदियां आपकी किधर से हैं, दाहिने तरफ से, ठीक। इतना याद रहेगा आपको। अब एक एक के बारे में यहां पर जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रामगंगा नदी की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, रामगंगा नदी की। इसका उद्गम कहां से होता है, ओरिजिन कहां से है, फिर इसका यानी ये आपके गंगा में मिलती कहां पर है, ये पॉइंट देखते हैं यहां पर। तो ये निकलती कहां से है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से। उत्तराखंड के कहां से निकलती है, गढ़वाल क्षेत्र से। फिर ये गंगा में कहां पर मिलती है, तो मिलती है आपके कन्नौज में। गंगा में कहां मिलती है ये, तो गंगा में मिलती है कन्नौज। और कन्नौज कहां है, उत्तर प्रदेश। तो इतना याद रहेगा आपको। रामगंगा नदी कहां से निकलती है, उत्तराखंड गढ़वाल, मिलती कहां पर है, कन्नौज, उत्तर प्रदेश, ठीक। इसके बाद यहां पर रामगंगा के बारे में अन्य फैक्ट देखें, यहां पर कुछ और चीजें। तो रामगंगा जो नदी है, उसके बाद अगली नदी की बात करें यहां पर, इसमें और कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, है ना। तो आगे यहां पर अगली नदी की बात करें तो अगली नदी आ जाएगी आपकी गोमती। अगली कौन सी नदी है यहां पर, अगली नदी है आपकी गोमती। अब गोमती की बात करें कहां से निकलती है, इसका ओरिजिन क्या है, तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश। कहां से निकलती है, फुलहर झील उत्तर प्रदेश। गोमती गंगा की एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है, एक ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, प्लेन एरिया से निकलती है। बाकी सभी नदियां कहीं पहाड़ी क्षेत्रों से निकलेंगी, सभी नदियां, कोई ग्लेशियर से, कोई पहाड़ी क्षेत्र से। पर एकमात्र ऐसी नदी है गोमती जो कि प्लेन, है ना, कहां से निकलती है, मैदानी क्षेत्र से, क्योंकि उत्तर प्रदेश से निकल रही है। उत्तर प्रदेश कहां, फुलहर झील उत्तर प्रदेश से। तो ये वो क्षेत्र कैसा है, उत्तर प्रदेश पूरा प्लेन है। उत्तर जो आपका नॉर्थ ग्रेट प्लेन आता है भारत का, यानी कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसके अंतर्गत ये क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश। तो फुलहर झील से निकलती है, यानी कि एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से, जिसका ओरिजिन है, फिर वो गंगा में मिलती है। ये बात करें कि ये गंगा में मिलती कहां पर है, तो ये है आपका पीलीभीत उत्तर प्रदेश, यानी कि निकलती भी उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश में ही गंगा में मिल भी जाती है। तो आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है कि जो आपकी गोमती नदी है वो फुलहर झील उत्तर प्रदेश से निकलती है और पीलीभीत उत्तर प्रदेश में आकर के आपके गंगा से मिल जाती है। इसके नदी, ये गोमती नदी के किनारे एक शहर है आपका जिसका नाम है लखनऊ। इसके किनारे एक शहर है जिसका नाम है आपका लखनऊ, ठीक। फिर इसके बाद यहां पर हम लोग आगे चलें और अगली नदी की बात करें तो अगली नदी है आपकी घाघरा। क्या, अगली नदी है आपकी घाघरा, ठीक।
अब घाघरा की बात करें कहां से निकलती है, तो मेपचाचुंग ग्लेशियर। कहां से? मेपचाचुंग ग्लेशियर, हिमालयी क्षेत्र में, नेपाल हिमालय के पास में मेपचाचुंग ग्लेशियर से आपकी घाघरा नदी का जो है तो यहां पर उद्गम होता है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे चलें और घाघरा नदी जो है तो गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो छपरा, बिहार का एक जिला है छपरा, है ना, वहां पर ये नदी आपके गंगा से मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है घाघरा नदी कहाँ पर मिलती है, आपके छपरा में। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अगली नदी की। घाघरा नदी की कुछ सहायक नदियों की बात कर लें। इसकी कुछ सहायक नदी कौन कौन सी हैं घाघरा नदी की, तो इसकी सहायक नदी है सरयू, शारदा और त्रिशूल गंगा। क्या है? त्रिशूल है सिर्फ, सरयू, शारदा, और एक कौन सी नदी है, तो और एक इसकी नदी है यहां पर त्रिशूली। क्या? हमें सब का सहायक नदी नहीं याद करना है, मतलब जो ट्रिब्यूटरीज की भी ट्रिब्यूटरीज नहीं याद करनी है, कुछ कुछ की याद करना है, क्योंकि सरयू है ना या शारदा दोनों एक ही नाम है यहाँ पर, सरयू या शारदा एक ही को बोलते हैं। ठीक, नहीं, ये दोनों है ना, तो सरयू और शारदा जो है यहाँ पर क्या है, आपके एक ही नाम है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने दो बार यहाँ पर मतलब एक ही जैसा नाम लिख दिया, तो आपको ध्यान रखना है एक ही लिखें जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, मैं यहां पर लिख देता हूं शारदा और ब्रैकेट में लिख देता हूं सरयू। ठीक, और फिर एक कौन से है, त्रिशूली। ठीक, ये किसकी सहायक नदी है, घाघरा की। ठीक, इतना आपको ध्यान रहेगा। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं और यहां पर अगली नदी देखें, तो घाघरा के बाद अगली नदी आ जाती है आपकी गंडक। अगली कौन सी नदी आती है यहां पर, तो अगली नदी आती है आपकी गंडक नदी। अब यहां पर हम लोग गंडक नदी के बारे में बात करें तो इसका जो उद्गम है कहां से होता है, नेपाल हिमालय। कहां से होता है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय से इसका उद्गम होता है गंडक का, और कहां पर आकर के गंगा से मिलती है, तो पटना सोनपुर। पटना बिहार में है, बिहार और पटना के पास सोनपुर एक छोटा जगह है, वहां पर आकर के गंडक नदी किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। गंडक नदी दो नदियों के आपस में मिलने से इसका निर्माण होता है, और उसका नाम है काली गंडक और त्रिशूल गंगा। दो नदियां जब आपस में मिलती हैं तब जाकर के गंडक का निर्माण होता है। कौन कौन सी नदियां हैं आपकी, तो काली, कौन सी नदी है यहां पर आपकी, तो इन नदियों का नाम है काली गंडक। क्या है, काली गंडक प्लस त्रिशूल गंगा। ठीक, तो आपको याद रखना है गंडक नदी दो नदियों से मिलकर के बनती है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। इन दोनों नदियों से मिलकर के कौन सी नदी बनती है, गंडक नदी। कहां से निकलती है, नेपाल हिमालय। कहां पर आकर के गंगा से मिलती है, पटना सोनपुर। फिर इसके बाद अब एक नदी और बची आपकी, यहां पर अंतिम नदी है, बाएं तरफ से मिलने वाली या लेफ्ट साइड से मिलने वाली अंतिम नदी है यहां पर आपकी कौन सी, कोशी। क्या है, कोसी। अब यहां पर कोसी की बात करें कहां से निकलती है, तो कोसी नदी जो है आपके नेपाल हिमालय। कहां से निकलती है, नेपाल हिमालय में गोसाई नाथ। ठीक, माउंट एवरेस्ट के पास आपकी एक जगह है गोसाई, गोसाई थान, थान है सॉरी, है ना, नाथ ने, गोसाई थान। कहां पर है आपके, माउंट एवरेस्ट। यानी कि कुल मिलाकर के इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, नेपाल हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है, नेपाल हिमालय से, क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है आपके, तो नेपाल के पास से निकलती है। गोसाई थान एक जगह है जहां से आपका इस नदी का उद्गम होता है, और ये आप कहां पर आकर के गंगा से मिलती है, तो ये बिहार, कहां पर, बिहार के भागलपुर, बिहार के कहां पर आकर के,
बिहार के भागलपुर में आपके आकर के किससे मिलती है? तो बिहार के भागलपुर में आकर के ये आपके मिलती है गंगा से। और निकलती कहां से है? गोसाई थान माउंट एवरेस्ट के पास जगह है। इसको आप डायरेक्टली नेपाल हिमालय भी बोल सकते हैं। ठीक, कोसी की अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो इसकी यहां पर सहायक नदी है, एक तो सोन और दूसरी है यहां पर आपकी इसकी सहायक नदी सनकोसी और सप्तकोशी। सोन, सनकोसी और सप्तकोशी, यहां पर सोन, शनकोशी और सप्तकोशी, ये हो गई। ये किसकी सहायक नदी है आपकी? ये तीनों है कोसी की सहायक नदी, कोसी की ट्रिब्यूटरीज। कोसी जो है तो बरसात के टाइम पे इसका पूरा मार्ग जो है ना, जो इसका एरिया है, प्रवाह एरिया, वो पूरा फैल जाता है, बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है, विस्तृत हो जाता है और बिहार में बाढ़ आ जाती है इसके वजह से। तो कोसी को बाढ़ के कारण, कोसी को बाढ़ के कारण क्या बोला जाता है? बिहार का शोक। क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं, आपको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बिहार में जो है तो आपके बाढ़ आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक, इसके बाद कुछ और नदियां हैं जो कि इससे आपके बाएं तरफ से, हम लेफ्ट साइड से आकर के मिलती हैं। उनकी बात करें तो यहाँ पर है आपकी एक नदी दामोदर और एक है शारदा। दामोदर नदी डायरेक्ट आकर के इससे नहीं मिलती, पर यहाँ पर आगे जाकर के ये नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और आगे जाकर के ये जो है तो इसकी यानी कि गंगा की सहायक नदियों से मिलती है। तो दामोदर नदी की यहाँ पर बात करें तो इसका उद्गम दामोदर नदी का कहाँ से हुआ है? तो दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से है? छोटा नागपुर पठार। ठीक, इसकी सहायक नदी कौन सी है? बराकर। ठीक, इसको बंगाल का शोक बोला जाता है। ठीक, तो दामोदर नदी के बारे में आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं। छोटा नागपुर के पठार से इसका ओरिजिन है, निकलती है, इसकी सहायक नदी बराकर, इसलिए बंगाल का शोक इसको कहा जाता है। ठीक, फिर यहां पर अगली नदी देखें यहां पर तो शारदा नदी की बात करते हैं। शारदा नदी जो है आपके नेपाल हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। शारदा नदी उद्गम कहां से होता है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से, मिलाम ग्लेशियर से, है ना, मिलाम ग्लेशियर है, यह हिमनद उसी को बोलते हैं। यहां से आपके शारदा नदी का उद्गम होता है। इसे यहाँ पर गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं यहाँ पर? मैंने यहाँ पर मतलब नेपाल में किस नाम से जानते हैं? गोरी गंगा। किस नाम से जाते हैं? गोरी गंगा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। आगे जाकर के ये किससे मिलती है? गंगा नदी से। किससे मिलती है? गंगा नदी से। कहां पर मिलती है? तो बिहार में। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। ये हो गया जो आपकी बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। यहाँ पर हम लोग दाहिने तरफ से मिलने वाली कुछ नदियों की 2 नदियां हमने यहाँ पर देखा था जो यहाँ पर मिलती हैं।
एक नदी है आपकी यमुना नदी। एक नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी आपके जो गंगा है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। कहां से निकलती है? बंदरपूंछ यमुनोत्री। बंदरपूंछ यमुनोत्री ग्लेशियर। बंदरपूंछ यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक, बंदरपूंछ यमुनोत्री ग्लेशियर से ये नदी आपकी निकलती है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ये नदी जाकर के गंगा में मिल जाती है। इतना आपको याद रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सोन नदी की बात करते हैं। ये भी आपकी इसकी सहायक नदी है। किधर से? दाहिने तरफ से सोन नदी निकलती। कहां से है सोन नदी आपकी? सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पठार से होता है। अनूपपुर में अमरकंटक के पठार से होता है सोन नदी का उद्गम। सोन नदी पटना में दानापुर, पटना में जो है तो पटना बिहार में जाकर के किससे मिलती है? आपकी गंगा नदी से मिल जाती है। सोन की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी रिहंद सहायक नदी है, इसकी जोहिला सहायक नदी है, इसकी यहाँ पर उत्तरी कोयल एक सहायक नदी है। ये सारी सहायक नदियां हैं। यहाँ पर हम यमुना की बात करें, यमुना नदी की सहायक नदियों की, तो मध्य प्रदेश की निकलने वाली अधिकतर नदियां यमुना नदी की सहायक नदी हैं। चाहे आप यहाँ की चंबल ले लीजिए, काली सिंध ले लीजिए, बेतवा ले लीजिए, ये सारी नदियाँ किससे मिलती हैं? टोन्स ले लीजिए, ये सारी नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? आपके यमुना नदी की हैं। जब हम लोग एमपी पढ़ेंगे तो उसमें हम कई सारी नदियाँ पढ़ेंगे जो कि यमुना की सहायक नदी हैं। अभी आपको ये याद रखना है कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। निकलती कहाँ से है? बंदरपूंछ यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। कहाँ से? उत्तराखंड से ही। और मिलती कहाँ पर है गंगा में? प्रयागराज में। सोन को भी हम लोग जब एमपीजी के पढ़ेंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे और उस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, क्या कैसा। सोन को अभी आपको याद रखना है, ये कहाँ से निकलती है? आपके अमरकंटक के पठार से निकलती है। और अमरकंटक पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर में। मिलती कहाँ पर है? तो पटना दानापुर में। पटना दानापुर में गंगा से मिल जाती है। तो ये इसकी हो गई आपकी सारी सहायक नदियां। ठीक, ये इसकी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? यहाँ पर सारी सहायक नदियों को यहाँ पर पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे चले तो आगे हम अब फैक्ट पढ़ लेते हैं जो इससे जुड़े आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंटेंट है, फैक्ट है। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर के गंगा से मिलती है और ट्रिब्यूटरीज याद करके या सहायक नदी याद करके भी आप जो है तो पूरे प्रश्न सही नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमें इससे बहुत सारे जुड़े कंटेंट हैं, फैक्ट हैं, उनको भी पढ़ना पड़ता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर जो इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर सतोपथ सतोपथ हिमानी से निकली, सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा। ध्यान से देखना आप लोग, मैंने आपको बताया था जो अलकनंदा है कहां से निकलती है? सतोपथ हिमानी उत्तराखंड। सतोपथ हिमानी उत्तराखंड से मैंने आपको बताया था कि निकलती कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। और गोमुख, ठीक, या गंगोत्री ग्लेशियर के निकट से निकलती है आपकी गंगोत्री हिमनद से निकली कौन सी नदी? आपके भागीरथी। ठीक, ये दोनों नदियां जब देवप्रयाग में मिलती हैं या मिलने के बाद संयुक्त रूप से किस नदी को जन्म देती हैं? या जब आपकी अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं तो कौन सी नदी यहां से बनती है? तो मैं आपको पहले ही बताया था कि कौन सी नदी बनती है यहां पर? गंगा नदी। कौन सी नदी बनती है? गंगा नदी। इनका उद्गम आपको याद रखना है। सतोपथ हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। दोनों नदियां कहां से निकलती हैं? उत्तराखंड से निकलती हैं। ये दोनों नदियां मिलती कहां पर है आपस में? तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक, फिर इसके बाद मैंने एक चीज पीछे शायद छोड़ दिया था, कुछ नदियों को बताने के लिए आपको शायद एक बार मैं हाँ,
यहाँ पर जो है तो कुछ नदियों को मैंने बताना जो है तो भूल गया था, तो मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा है ना, माफ़ी चाहूँगा भूलने के लिए, मिस्टेक के लिए। तो मैंने यहाँ पर आपको अलकनंदा जो है तो बता दिया था, है ना, अलकनंदा बताया था। सतोपथ ग्लेशियर जो कि बद्रीनाथ, उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ जगह है वहां से निकलती है। और कुछ नदियां हैं यहाँ पर, मैं कुछ नदियों को मिस कर गया था, है ना, दो ही नदियां हैं, बहुत सारी नहीं है, दो ही बस। तो एक नदी है आपकी विष्णु गंगा। कौन सी नदी है? विष्णु गंगा। ये कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है विष्णु प्रयाग में। किससे मिलती है? तो ये मिलती है आपके यहाँ पर अलकनंदा नदी से। किससे मिलती है? अलकनंदा नदी से। कहाँ पर मिलती है? विष्णु प्रयाग में। ये आगे हम लोग कई सारे जो प्रयाग हैं, दो नदियां जहां पर मिलती हैं, संगम होता है, उसको प्रयाग भी बोला। जैसे जैसे प्रयागराज है, वहां पे तीन नदियां मिलती हैं संगम, यानी संगम को प्रयाग भी बोला जाता है। तो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? विष्णु गंगा और अलकनंदा। याद रखना आप लोग, विष्णु गंगा, अलकनंदा दोनों नदियां किस प्रयाग में मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में। फिर इसके बाद है पिंडारी नदी या पिंडर, इसको पिंडारी या पिंडर रिवर या नदी बोलते हैं। ये नदी आपके कहां पर मिलती है? कर्णप्रयाग में। कहां मिलती है? कर्णप्रयाग में। किससे मिलती है? अलकनंदा से। किससे मिलती है? अलकनंदा से, है ना। किससे मिलती है? आपके पिंडारी नदी अलकनंदा से। कहां पर मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है। बाकी सब मैंने पढ़ा दिया था, बस यही दो ही नदियां आपकी छूट गई थी। बाकी एक आपकी और है यहाँ पे, एक ये भी छूट गई थी, मंदाकिनी। ठीक, मंदाकिनी भी आपके किसकी सहायक है? अलकनंदा की। कहां पर मिलती है? तो मंदाकिनी आपकी, मंदाकिनी जो नदी है ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। कहां मिलती है? रुद्रप्रयाग में। तो आपको याद रखना है अलकनंदा से। किससे? अलकनंदा से मंदाकिनी कहां मिलती है? रुद्रप्रयाग में। विष्णु गंगा अलकनंदा से कहां मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में। और पिंडारी अलकनंदा से कहां मिलती है? तो कर्णप्रयाग में। ये हालांकि आगे हम लोग हर एक प्रयाग को यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ बस आपको जो मैं आगे पढ़ाता अगर आ जाता तो आप लोग बोलते आपने तो पढ़ाया नहीं था सर, इसलिए मैंने फिर से लौट करके आपको ये बता दिया, थोड़ा सा जो छूटा हुआ था। बाकी सब यहाँ पर जो तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पहला पॉइंट यहाँ पर देख लिया था। अब आगे चलेंगे। है ना, तो गंगा नदी देख लिया। नेक्स्ट है बद्रीनाथ मंदिर के किस नदी के तट पर? बद्रीनाथ का जो आपका मंदिर है, क्या बद्रीनाथ का जो मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है अलकनंदा नदी के तट पर। अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड पहले ही बताया आपको कि जो अलकनंदा नदी है वो बद्रीनाथ के पास, कहां पर? बद्रीनाथ, अलकनंदा नदी जो है बद्रीनाथ, है ना, के पास सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। तो यानी कि किसके पास होगा? किस नदी के पास? अलकनंदा के पास ही होगा बद्रीनाथ का मंदिर, क्योंकि यहीं से तो अलकनंदा नदी निकलती है आपकी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ मंदिर किसके तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर आपका बद्रीनाथ का मंदिर है। ठीक, फिर इसके बाद आगे चलते हैं और यहां पर इसकी सहायक नदियां आ गई। बाएं तट से यानी कि लेफ्ट साइड से, दाहिने तट से यानी कि राइट साइड से। तो बाएं तट से बात करें हम लोग तो रामगंगा हमने पढ़ा था। ठीक, रामगंगा नदी हम लोगों ने पढ़ा था। रामगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो रामगंगा नदी जो है आपकी, इसका उद्गम की बात करें, हालांकि हम लोगों ने वहां पर देख लिया है, इसका उत्तराखंड गढ़वाल से होता है। कहां से होता है? उत्तराखंड के गढ़वाल से होता है। ठीक, फिर गोमती हो गई आपकी, उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से होती है। फिर यहीं पर हम बात करें किसकी? आपके बात करें घाघरा की। किसकी बात करें? घाघरा की। इसका उद्गम जो है मेपचाचुंग ग्लेशियर से। मेपचाचुंग ग्लेशियर आपके हिमालय से होता है। कौन से? नेपाल हिमालय से, है ना। कहां से? नेपाल हिमालय से मेपचाचुंग ग्लेशियर से होता है। फिर यहाँ पर अगली नदी है आपकी गंडक नदी। गंडक नदी की बात करें, इसका जो है तो उद्गम कहाँ से होता है?
तो नेपाल हिमालय से होता है। कहाँ से होता है? गंडक नदी का नेपाल हिमालय से काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से ये नदी बनती है आपकी। फिर यहाँ पर है बागमती नदी आपकी। फिर यहाँ पर आ गई अगली नदी आपकी कोसी। कोसी नदी की बात करें तो गोसाईथान से निकलती है, जो कि नेपाल हिमालय में माउंट एवरेस्ट के पास में है। फिर ये बिहार में आकर के मिल जाती है किससे? गंगा नदी से। इसको वहाँ का बिहार का शोक कहा जाता है। फिर एक और नदी है महानंदा। कौन सी नदी है? महानंदा। ये भी गंगा की लेफ्ट साइड से सहायक नदी है। तो आपको लेफ्ट साइड से मिलने वाली जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की, तो उसको याद रखना है। फिर इसके बाद राइट साइड से देखें कौन कौन सी नदी है। तो यमुना नदी सबसे बड़ी है ना, बंदर पूंछ यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड सबसे बड़ी आपकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सहायक है। फिर तमसा, या इसी को जो है तो टोन्स कहा जाता है। टोन्स नदी जो आपके तमसा एक है, और एक तमसा है और एक टोन्स अलग से भी है ना। अब बाकी जो टोन्स मध्य प्रदेश की है उसको भी तमसा कहा जाता है। तो तमसा नदी हो गई। फिर उसके बाद सोन नदी हो गई, जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। फिर यहाँ पर आपकी टोन्स नदी हो गई, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। फिर यहाँ पर एक नदी है आपकी कर्मनाशा। कौन सी नदी है? कर्मनाशा नदी। फिर है पुनपुन और किउल। ये सारी नदियां, ये सारी रिवर जो हैं किधर से आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं? राइट साइड से गंगा की ट्रिब्यूटरीज, ये उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, तो आपको सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरी जरूर याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। ये पेपर बनाने वालों का फेवरेट प्रश्न होता है कि कौन सी नदी की सहायक नदी कौन सी है। उनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है इस चीज में, तो आपको भी इंटरेस्ट लेना है, याद करना है। फिर नेक्स्ट है गंगा नदी मैदान में किस स्थान से प्रवेश करती है? मैंने आपको बताया था कि पहले जो भागीरथी नदी होती है और फिर भिलांगना दोनों मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के जब गंगा बनाती हैं तो वो कहाँ से प्रभावित होती है? सकरी जो है तो पहाड़ी क्षेत्र से, घाटी से, यानी कि बहुत ज़्यादा नैरो जो है तो आपके वैली या हम कहें घाटी से प्रभावित होती है। और रिफ्ट वैली एक तरीके से आप मान सकते हैं प्रभावित होती है। ऐसा लगता है पहाड़ों को काट करके प्रभावित हो रही है। लेकिन जैसे ही वो हरिद्वार पहुंचती, कहाँ पहुंचती? हरिद्वार। तो यहाँ पर बढ़िया समतल मैदान में, प्लेन मैदान में जो है तो आपके, या प्लेन में पूरे तरीके से जो है तो प्रवेश करती है, समतल मैदान में प्रवेश करती है आपकी। तो कहाँ से प्रवेश करती है? समतल मैदान में। समतल मैदान में प्रवेश करती है हरिद्वार से। नेक्स्ट है यहाँ पर केदारनाथ। क्या? केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? कहाँ? क्या केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि अलकनंदा से मंदाकिनी जो है आपके रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग। तो आप केदारनाथ में किस भगवान को पूजा जाता है? किसका मंदिर है यहाँ पर? तो भगवान शंकर का। भगवान शंकर को ही क्या कहा जाता है? रुद्र कहा जाता है। तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। क्यों रुद्रप्रयाग में मिलती है? क्योंकि इसके पास में केदारनाथ स्थित है, और केदारनाथ आपका फेमस है भगवान शंकर के लिए। भगवान शंकर को ही रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो आपको याद रखना है मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में जो है तो आपके किससे मिलती है? तो अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा से मिलती है, और इसी नदी के किनारे, मंदाकिनी के किनारे केदारनाथ का मंदिर स्थित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कानपुर प्रयागराज। कानपुर प्रयागराज वाराणसी और पटना में से गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। हालांकि प्रयागराज भी इसी के किनारे है, वाराणसी भी इसी के किनारे है, पटना भी इसी के किनारे है, पर ज्यादा किसका एरिया ज्यादा पड़ता है आपके गंगा नदी के किनारे? तो वो है कानपुर। कानपुर का इन शहरों के अलावा, मतलब इन शहरों की तुलना में प्रयागराज और वाराणसी और पटना, इनकी तुलना में ज्यादा क्षेत्र कानपुर का किसके किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है गंगा नदी में जल का प्रवाह अधिकतम कब होता है? ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं याद रखना। अगस्त सितंबर महीने में। कब होता है? अगस्त सितंबर महीने में, है ना। ये फिजूल का है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो 1450 किलोमीटर है आपके। कहाँ पर? 1450 किलोमीटर है गंगा नदी की जो लंबाई है आपके। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 1450 किलोमीटर है।
मैंने आपको जब नदियों का मैपिंग करा रहा था, मतलब नदियों को बता रहा था कि कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, तो 1485 बताया था ना, 1140 बता दिया था यहाँ पर। ना तभी मुझे लगा थोड़ा सा कि मिस हो गया है ना। यहाँ पर मैंने क्या बता दिया था, 1140, ये है 1450, है ना। ये इसको आप लोग सही कर लें, 1450। ये लिखने में मिस्टेक हो गया है ना, ये 1450 लिखना था मुझे, पर मैंने 1140 लिख दिया, ये एक यहाँ से बढ़ा करके पता नहीं कैसे 1450 है ना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया छोटा सा, तो आप लोग इसको सुधार सकते हैं। 1450 कितनी है, 1450 किलोमीटर जो है तो आपके उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवाहित होती है। इसको आप लोग सुधार सकते हैं, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है। बाकी 370 किलोमीटर, 455 किलोमीटर, 520 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट राइट है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर भी मैं यही लिखना चाह रहा था आपका 1450 ही, लेकिन वो गलती से 1140 यहाँ पर जो है तो लिखा गया था। फिर यहाँ पर हम देख लिया 1450 किलोमीटर जो है तो आपकी गंगा नदी कहाँ प्रवाहित होती है, आपके उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है गंगा नदी की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में, कम कहाँ प्रवाहित होती है, तो झारखंड में। कहाँ, झारखंड में। छोटा सा एरिया होगा इसका झारखंड में, हालांकि बहुत ज्यादा जो है तो इसका देखने को नहीं मिलता। झारखंड में 40 किलोमीटर का इसका जो प्रवाह क्षेत्र देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद है अगला पॉइंट, गंगा नदी में कहां पर मिलती है। मैंने आपको बताया था कि ये आपके कन्नौज में मिलती है। राम गंगा नदी कहां मिलती है, तो राम गंगा नदी आपके कन्नौज में मिलती है। कहां मिलती है, कन्नौज में ये नदी आपके मिलती है। और हम इसके अगर राम गंगा के उद्गम की बात करें तो ये आपके उत्तराखंड गढ़वाल से होती है। कहां से उद्गमित होती है आपकी ये, उत्तराखंड गढ़वाल से, उत्तराखंड गढ़वाल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। तो मैंने आपको 5-6 बार बताया था कि गोमती नदी है। कौन सी नदी है, गोमती नदी है। और कहां से निकलती है, फुलहर झील। फुलहर झील कहां है, आपके उत्तर प्रदेश। फिर ये गंगा में मिलती कहां पर है, तो गंगा में आपके ये जो नदी है पीलीभीत, पीलीभीत एक जिला है उत्तर प्रदेश का, पीलीभीत में ये नदी आपके किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। तो एकमात्र नदी है जो कि मैदान से निकलती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी की लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। कितनी है, 2525 किलोमीटर है। 25 जैसे 20 बिस्किट आता है ना, बस उसमें आप 50 और बढ़ाओ, 5 और बढ़ा लो, 25 25 किलोमीटर है आपकी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी की राज्यवार लंबाई अवरोही क्रम में। यहां पर क्या बताना है, इसका आपको लंबाई बतानी है अवरोही क्रम में, यानी कि ज्यादा से कम की ओर बताना है। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। कैसे करना है, आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि ज्यादा फिर धीरे धीरे कम की ओर जाना है। असेंडिंग में आपको कम से ज्यादा की ओर जाना होता है, डिसेंडिंग में ज्यादा से कम की ओर जाना है। तो यहाँ पर अवरोही का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले ज्यादा किस राज्य में प्रवाहित होती है वो बताना है, फिर उसके बाद कम कम ऐसे होते जाना है। तो उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, फिर पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, मैंने बताया था आपको 520 किलोमीटर प्रवाहित होती। फिर यह बिहार की बात करें तो बिहार में 405 किलोमीटर है आपके। उत्तराखंड में यहाँ पर कितना बता रहा है, 110 किलोमीटर, जबकि कुछ जगह 310 किलोमीटर है। झारखंड की बात करें तो मात्र 40 किलोमीटर है। झारखंड की बात करें तो कितना है यहाँ पर आपके 40 किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है ये जो मैं बता रहा था, दो नदियों का जो संगम होता है प्रयाग। हालांकि ये आपको ना ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना याद रखें सबसे ज्यादा किस राज्य में प्रवाहित होती है बस। तो सबसे ज्यादा आपको पता है उत्तर प्रदेश में होती है 1450 किलोमीटर। फिर यहाँ पर है स्थान और नदी संगम, इसी को प्रयाग भी बोलते हैं। ठीक, तो जैसे देव प्रयाग
यहाँ पर कौन कौन सी नदी मिलती है, तो मैंने बताया था कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं, और ये मिलकर के किस नदी को जन्म देती हैं, इस नदी, ये मिल करके गंगा नदी बनाती हैं। क्या बनाती है? गंगा नदी को। यहाँ से जो धारा निकलती है वो गंगा नदी हो जाती है। तो आपका देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग। इसका भी मैंने बताया था कि मंदाकिनी किससे मिलती है, अलकनंदा से मिलती है। मंदाकिनी किस नदी के, मंदाकिनी के किनारे किसका कौन सा मंदिर है, तो वो है आपका केदारनाथ। क्या है आपका? केदारनाथ। केदारनाथ में किसका मंदिर है? भगवान शिव का। भगवान शिव को प्राचीन काल में रुद्र के नाम से भी पहचाना गया था, और आज भी उनको रुद्र, यानी कि जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता हो, क्रोधित होते हो, तो केदारनाथ किसके किनारे है? मंदाकिनी के किनारे है। इसलिए मंदाकिनी और अलकनंदा जो है रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। ठीक, नेक्स्ट है कर्णप्रयाग। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो पिंडार नदी है, ठीक, कौन सी? पिंडार नदी है, वो अलकनंदा से कहां पर मिलती है? वो मिलती है कर्णप्रयाग में। पिंडार नदी अलकनंदा से कहां पर मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग की बात करें तो यहां पर आपके अलकनंदा नदी धौली गंगा से जो है तो आपके मिलती है। ठीक, धौली गंगा नदी जो है आपके विष्णु प्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है। कौन सी नदी आपके विष्णु प्रयाग में? अलकनंदा या फिर धौली गंगा, सॉरी, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी दोनों आपस में मिलती हैं। ठीक, और फिर नेक्स्ट है यहां पर आपका नंद प्रयाग। अगला कौन सा है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती हैं? अलकनंदा और नंदाकिनी। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जो है तो यहाँ पर आपकी दोनों आपस में मिलती हैं। तो कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग बनता है। ठीक, तो ये प्रमुख नदियों के संगम है जिनको आपको याद रखना है। कई बार पेपर में रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग पूछे गए हैं ना, अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं, तो आपको इनको याद रखना है कि कहां पर कौन सी नदी मिलती है, उसके बाद कौन सा प्रयाग बनता है। फिर यहां पर अगला पॉइंट देखें, ये मैंने आपको बताया था कि जब गंगा नदी आपके बांग्लादेश में जाती है, तो इसको किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा के नाम से ही ये आपके कहां पर मिलती है? पद्मा के नाम से ही आपके ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। किस नदी से मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। और पद्मा इसको कहां कहा जाता है? बांग्लादेश में। ठीक, इसको कहां कहा जाता है? बांग्लादेश में इसको कहा जाता है। तो आपको याद रखना है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्वासघाती नदी के नाम से। बढ़िया नाम है ना, विश्वासघाती। बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो विश्वासघात करते हैं कई बार लाइफ में। तो विश्वासघाती नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो है आपकी हुगली नदी। कौन सी नदी है आपकी? हुगली नदी को विश्वासघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर के एक डेल्टा बनाती हैं जिसको विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। उसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो हुगली और मेघना नदी के बीच में। किसके किसके बीच में? हुगली नदी और मेघना नदी के बीच में इसका विस्तार है। मेघना नदी जो है आपके, जब पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं तो उसका नाम हो जाता है मेघना, और मेघना नदी के नाम से ही ये दोनों नदियां संगम आपस में कहाँ मिलती हैं? आपके मिल जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो आपको याद रखना है कि जो आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरवन का डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन का डेल्टा। ठीक, सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों के? हुगली
और मेघना, ठीक, इनके बीच में फैला हुआ है। कौन सी नदी मिलकर के बनाती है सुंदरवन का डेल्टा? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट पॉइंट है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता जो आपका पोर्ट है वो किस नदी के किनारे है? तो ये हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी के किनारे आपका जो तो कोलकाता पोर्ट है। नेक्स्ट है, गंगा नदी में बाएं तरफ से मिलने वाली अंतिम प्रमुख नदी कौन सी है? बाएं तरफ से मिलने वाली अंतिम प्रमुख नदी कौन सी है? तो महानंदा। आपको याद रखना ये फैक्ट, जब मैं नदियों को पढ़ा रहा था, मतलब उसमें मैपिंग करा रहा था, तब मैंने ये वाला फैक्ट जो तो नहीं बताया था, तो आपको याद रखना है कि महानंदा नदी जो है, जो लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां हैं उनमें सबसे कौन किधर की है? आपके अंतिम नदी है। सबसे कहां पर है? अंतिम नदी है, मतलब कोसी के जस्ट बाद की नदी है महानंदा। ये सबसे लास्ट नदी है जो आपके किधर से मिलती हैं? बाएं तरफ से या फिर लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियों में अंतिम नदी कौन सी है? लास्ट रिवर कौन सी है? महानंदा। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, दामोदर नदी जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है। मैंने आपको बताया था किसे बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा ये बाढ़, वहाँ पूरा फ्लड लेकर के आती है, बाढ़ जो है तो वहाँ पर आ जाता है जब बरसात के समय में। और कौन नदी लेकर के आती है? तो दामोदर नदी। बहुत सारे चीज़ें तहस नहस हो जाता है, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये है हुगली की सहायक नदी। किसकी है? हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या, नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1। नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1 कल हम लोगों ने जब पिछला लेक्चर पढ़ा था ब्रह्मपुत्र, उसमें नेशनल वाटर हाईवे 2 पढ़ा था, है ना, सादिया से धुबरी तक का। आज हम लोग यहाँ पर नेशनल वाटर हाईवे फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको याद रखना है नेशनल वाटर हाईवे फर्स्ट या पहला जो है किस नदी पर है? गंगा नदी पर। जबकि 2 किस पे था? ब्रह्मपुत्र पे था। कहां तक था? तो सादिया से धुबरी, सादिया टू धुबरी, इसको बोलते हैं नेशनल वाटर हाईवे 2। ठीक, नेशनल वाटर हाईवे 2। और ये है नेशनल वाटर हाईवे फर्स्ट। किस नदी पे है? गंगा नदी पे है। कहां से कहां तक है? तो प्रयागराज से हल्दिया तक। कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक है, आपको याद रखना है। ठीक, फिर यहां पर आप सभी लोगों ने हमेशा ट्रिब्यूटरी सुना होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी भी होती है। क्या होती है? एक तो ट्रिब्यूटरी होती है, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? तो मुख्य नदी में मिलने वाली, जो आपकी मेन रिवर है उसमें मिलने वाली जो छोटी नदियां होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, या फिर सहायक नदी बोलते हैं। सहायक नदी बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर बोलते हैं। लेकिन लेकिन मान लीजिए ये कोई यहां पर नदी जा रही है, ठीक, और आगे जाकर के ये नदी 2 धाराओं में बट जाए। तो मान लीजिए इसकी एक मेन धारा है और एक नदी एक अन्य धारा में बट जाए, एक और इसकी जो ब्रांच बन जाए, धारा बन जाए, तो फिर और ये कभी इसमें नहीं मिलेगी, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। यानी कि ये यहाँ से इससे अलग हो रही है। तो जब कोई एक मेन नदी प्रवाहित होती है और उसमें एक धारा उसकी अलग हो जाती है, और फिर वो कभी भी मेन नदी में या मुख्य नदी में नहीं मिलती, मेन रिवर में नहीं मिलती है, मुख्य नदी में नहीं मिलती, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। यानी कि वो कहीं ना कहीं इससे हट गई, है ना, अलग हो गई। तो यही है आपका। और इसको हिंदी में बोलते हैं वितरिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? वितरिका। और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो यहाँ पर मुख्य नदी, क्या मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी, मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें नहीं मिलती है, वितरिका कहलाती है। जैसे हुगली नदी। अब हुगली नदी किसका भाग है? तो हुगली नदी जो है आपके गंगा का ही भाग है। हुगली नदी जो है आपके गंगा का ही भाग है। तो यानी कि ये गंगा नदी चली गई, उसमें से एक छोटी नदी बाहर निकली और वो आपकी बन गई हुगली नदी। तो यानी कि जो इसमें से निकली, और फिर ये जब इसमें से जो नदी निकलेगी वो इसमें मिलेगी थोड़ी। तो यानी कुल मिलाकर के गंगा नदी से ही हुगली नदी निकलती है, और उससे एक छोटी नदी जो निकल रही है वो हो गई आपकी हुगली। तो मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी को हम क्या बोलते हैं? जो मेन रिवर है उससे स्मॉल रिवर जो निकलती है उसको हम बोलते हैं वितरिका या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किस वर्ष गंगा नदी को
किस वर्ष जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया? राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 में दिया गया। कब दिया गया इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा? तो राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर गंगा एवं यमुना नदी को जीवित मानव, गंगा एवं यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा किस न्यायालय ने दिया? गंगा नदी को जीवित जो है मानव का दर्जा किस न्यायालय ने दिया? ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बस ऐसे ही आपको ध्यान रखें। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 2017 में दिया गया। जैसे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को दिया गया है, ऐसे ही भारत में आपके किसको दिया गया है? गंगा एवं यमुना नदी को दिया गया है। एक किस न्यायालय ने दिया है? उत्तराखंड के न्यायालय ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया? तो गंगा एक्शन प्लान की बात करें यहां पर तो 1986। कब हुआ था? 1986 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? 1986 में। किस लिए किया गया था? प्रदूषण से मुक्त करने के लिए, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है ना। कब से कर रहे हैं? 1986 से शुरू है प्लान, पर इसका पैसा कहां से कहां चला गया होगा, लेकिन अभी तक गंगा आपकी जो है तो प्रदूषण से मुक्त नहीं हो पाई है। आपने अभी देखा होगा कि जब कुंभ का आयोजन हुआ था उस टाइम पे कहा जा रहा था कि गंगा नदी का जो पानी है वो इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है कि आप उसका जो है तो उसको कभी आदमी अगर पी ले तो वो बीमार हो जाएगा, या वो नहाने तक के लिए भी आपका पानी शुद्ध नहीं था। कई सारे क्षेत्रों में, कानपुर जैसे जगहों में आप देखेंगे गंगा का क्या हाल है। दिल्ली में आप यमुना का हाल देख ही रहे हैं कितनी ज्यादा प्रदूषित है। तो भले कितने सारे एक्शन प्लान बनाए, कुछ भी बनाए, पर नदियां हमेशा प्रदूषित रहती हैं। सरकारें अपनी राजनीति के लिए इस तरह के प्लान बनाती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर नमामि गंगे परियोजना। क्या नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी जून 2014 में। कब शुरू हुई थी? जून 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है नमामि गंगे परियोजना के उद्देश्य हैं। नमामि गंगे परियोजना का क्या यहाँ पर जो तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एम है, किस लिए शुरू की गई है आपकी ये परियोजना? तो इसके हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, उद्देश्य की बात करें तो प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, यानी कि गंगा नदी में पॉल्यूशन को कम करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। फिर नेक्स्ट है संरक्षण और कायाकल्प करना, यानी कि इसको प्रोटेक्ट करना है और इसका कायाकल्प करना, यानी कि इसको बेहतर बनाना है। इसके आगे जो घाट है, रिवर फ्रंट अच्छा बनाओ, इसके घाट अच्छे करो, इसके आसपास जो है तो पेड़ पौधे लगाओ, यानी कुल मिलाकर के इसका कायाकल्प करना है। इसकी काया को जो है पलट देना है, कायाकल्प कर देना है। जैसे आप लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, पूरी काया पलट हो जाती है। काया पलट केंद्र उसको बोलते हैं हिंदी में, ब्यूटी पार्लर को। तो इसको क्या करना है? कायाकल्प करना है, यानी कि बेहतर, अच्छा बनाना है, इसके घाट अच्छे बनाने, आसपास वृक्षारोपण करना है, सब कुछ यहाँ पर जो तो काम करने हैं आप। तो इसके दो उद्देश्य हैं, प्रदूषण को कम करना, संरक्षण और कायाकल्प। नेक्स्ट पॉइंट है हुगली व भागीरथी। तो ये क्या है? तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो हिस्से में बट जाती है। गंगा नदी जो है तो कहां पर? पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में दो हिस्सों में बट जाती है। मुख्य शाखा भागीरथी जो कि गंगा नदी के रूप में होती है, कहां चली जाती है? बांग्लादेश चली जाती है। और हुगली जो है आपकी कहां प्रवाहित होती है? पश्चिम बंगाल में। हुगली कहां प्रवाहित होती है? तो हुगली आपकी पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। भाग किसका है? तो गंगा का ही भाग है। और भागीरथी इसका पहले का ही नाम है, मतलब भागीरथी जब निकलती है गंगा तो तब उसका भागीरथी ही नाम होता है। तो मुख्य शाखा जो भागीरथी है, आप गंगा कहें इसको, ये कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में, जहां इसका नाम पद्मा हो जाता है। आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है और ये दोनों लोग बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरवन का डेल्टा, और फिर जाकर के समुद्र में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर गंगा नदी उत्तर प्रदेश कि कितने जिले से प्रवाहित होती है? आपके लिए जरूरी फैक्ट नहीं है, लेकिन याद रखें 28 जिले हैं, बस पढ़ ले, याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? क्या गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? तो ये है आपका चापाकार। कैसा है डेल्टा आप इसका? तो चापाकार का है। ये कुल मिलाकर चापाकार से मतलब है आपका कि कुछ इस तरह का है, धनुष के आकार का, धनुष है ना, कुछ धनुष के आकार का है आपका, चापाकार प्रकार का आपका जो डेल्टा है।
ठीक। चापाकार इसका जो डेल्टा है, आकार कैसा है, चापाकार है। जैसे बहुत सारा आपने देखा होगा वर्ड फुट टाइप का होता है, या वर्ड फुट जैसे आपके डेल्टा होते हैं कई सारे, और इसका कैसा है, चापाकार है। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, गंगा नदी का वाटर टावर। क्या वाटर टावर किसे कहते हैं? गंगा नदी का वाटर टावर किसे कहते हैं? तो नेपाल को कहते हैं, क्योंकि गंगा नदी की मैक्सिमम जो नदियां हैं वो नेपाल हिमालय से निकलती हैं, और वो पानी लेकर के कहाँ आती हैं, गंगा नदी में। इसलिए वाटर टावर किसे कहा जाता है? नेपाल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेपाल को कहा जाता है, कहा जाता है। यहां पर एक कथन दिया गया है, गंगा नदी का वाटर टावर। अच्छा ये हो गया, ये नहीं, ये है कथन ए। पहले कथन है, फिर उसके बाद रीजन है। असर्शन एंड रीजन होता है ना आपका, कथन एंड रीजन, कथन और कारण, असर्शन एंड रीजन। तो इसका कथन है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। अब कारण यहां पर दिया गया है, रीजन क्या है इसका आपका? तो रीजन की बात करें, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो क्या यह बात सत्य है? गंगा नदी प्रदूषित तो है, लेकिन रीजन सही नहीं है, क्योंकि पवित्र नदी प्रदूषित नहीं होती। ठीक, गंगा पवित्र नदी है, उसको प्रदूषित नहीं होना चाहिए। एक तरीके से ये आप मान लो एक सटायर या व्यंग की तरह है, तमाचे की तरह है, कि भैया हमारे यहाँ जितनी बड़ी बड़ी पवित्र नदियां हैं सब में प्रदूषण की समस्या है। नदियां आखिर प्रदूषित क्यों हो रही? क्योंकि हम लोग जो है तो उसमें कचरा पूरा नदियों में डाले जा रहे हैं। तो यहां पर कथन ए सही है ना, कथन ए तो सही है, परंतु कारण, इसका जो रीजन है वो गलत है। रीजन क्या है? गलत है, क्योंकि पवित्र नदियां क्यों प्रदूषित होंगी भाई? फिर यहां पर नेक्स्ट है, गंगा में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अशोधित, है ना, जिसको यहां पर अशोधित है पूरे तरीके से, प्रदूषित जल मिलाया जाता है। यानी कि शहरों के जो बड़े बड़े नाले हैं वो कहाँ मिलते हैं? आपके गंगा नदी में मिल जाते हैं, बिना प्यूरिफाई किए, बिना ये आपके जो नालों के जो पानी है उनको बिना वहां पर संशोधित किए ही डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं? गंगा नदी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, क्या केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गंगा तथा उसके बेसिन की, है ना, सफाई से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं लाई गई हैं। यानी गंगा और उसके बेसिन एरिया को साफ करने के लिए कुछ योजनाएं हैं, जैसे गंगा कार्य योजना, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान। नेक्स्ट है यहाँ पर गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि 2 बार गंगा एक्शन प्लान आया, पहली बार 1986 में आया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, है, नदियों को बचाने के लिए एक यहाँ पर नेशनल जो आपका राष्ट्रीय यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए आपकी योजना आई है। फिर है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा, है ना, मिशन। क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भी आया है। किस लिए आया है? गंगा को साफ करने के लिए। फिर है नमामि गंगा योजना, ये भी गंगा को साफ करने के लिए है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, ये भी गंगा को साफ करने के लिए है। यानी कि योजनाएं इतनी सारी आई, हर योजनाओं के लिए पैसा आया, पैसा तो साफ हो गया, लेकिन गंगा अभी तक साफ नहीं हो पाई है आपकी, है ना। तो इतने सारे प्लान, इतने सारी योजनाएं, इनके लिए फंड आया, फंड कहाँ से कहाँ चला हो गया होगा, पर गंगा में जो पॉल्यूशन है या प्रदूषण है आज भी वैसा का वैसा ही है। ठीक, फिर इसके बाद यहां पर आगे देखें, इसके बाद यहां पर हम लोग आगे बात करें इसमें, तो सिंधु व गंगा अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजन का क्या कारण है या कारण क्या है? किसके किसके बीच में? सिंधु नदी या और गंगा नदी दोनों का जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र है, इनके बीच में जल विभाजन, जल को बांटने का, है ना, डिवाइड करने का काम कौन करता है? तो वह पोटवार का पठार या पोतवार या पोटवार का पठार, ये है ना, ये आपका क्या करता है? गंगा और सिंधु नदी ड्रेनेज सिस्टम के जो आपकी उसके अंतर्गत जो नदियां आती हैं उनके जल को विभाजित करने का, वाटर को डिवाइड करने का काम करता है।
ठीक, कौन करता है? तो पोटवार का पठार करता है। कौन करता है? पोटवार का पठार के द्वारा यहाँ पर जो है आपका किया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर है गंगा की सहायक नदियों के साथ संगम स्थल। ठीक, गंगा के नदियों के साथ यहाँ पर सहायक स्थल की बात करें कि यानी कि गंगा जो है आपकी कहाँ कहाँ पर किस किस नदी से मिलती है, तो ये आपका गंगा का जो है तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो हम लोग इसके आगे से जो है तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और वहाँ पर हम यमुना और जो छोटी छोटी नदियाँ हैं सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे और हम उसमें जो है तो नदियों को पूरा पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर आगे से शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।